Hello students, this video is about basic of third unit of class 11th, that is laws of motion. मोशन के लॉज वो किसने दिए थे, कितने लॉज हैं एंड उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन. सो फर्स्टली वी डिफाइन अ टर्म फोर्स. व्हाट इज़ फोर्स? क्योंकि जो मोशन होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक पॉइंट पोजीशन ए पे है, वो तब तक मोशन में नहीं आएगा तब तक हम उसको फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे. तो ये ऑब्जेक्ट ए किसी भी मोशन में तभी आएगा जब हम इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे. सो नाउ वी फर्स्टली डिफाइन व्हाट इज़ फोर्स. सो स्टूडेंट्स, आपने पहले भी फोर्स की डेफिनेशन को पढ़ा होगा. वी कैन डिफाइन फोर्स एज दैट pull or push which change or tends to change the state of rest or of uniform motion or of the direction of the motion, उसको हम कह सकते हैं force. अगर हम simply कहते हैं the push or pull is known as force, वो डेफिनेशन सफिशेंट नहीं होगी. क्योंकि अगर हम एक वॉल है, वॉल को अगर हम पुश या पुल करते हैं तो क्या उस वॉल की पोजीशन के अंदर कोई चेंज आता है? नहीं. वैसे ही अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसकी डायरेक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट मीन्स उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा. इट मीन्स वो कोई भी फोर्स एक्वायर नहीं कर रहा. तो हम कह सकते हैं फोर्स इज़ दैट क्वांटिटी विच कैन बी पुश और पुल, बट आफ्टर दैट उसकी डायरेक्शन और उसकी पोजीशन में चेंज ज़रूर आए. एंड इट इज़ अ पोलर वेक्टर. पोलर वेक्टर मीन्स इट हैज़ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. जैसे एक ये वॉल है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स एक पॉइंट पे लगा रहे हैं तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम इस फोर्स लगा रहे हैं. लाइक हम जब डोर को क्लोज या ओपन करते हैं तब हम पुश या पुल करते हैं किसी एक एप्लीकेशन पॉइंट पे. सो वी कैन से दैट फोर्स इज़ अ पोलर वेक्टर. नाउ नेक्स्ट इज इनर्शिया. व्हाट इज़ इनर्शिया? स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन और इसके अंदर हम न्यूटन्स के 3 लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे आगे, जो कि लॉ दिए थे तीनों लॉ न्यूटन ने. और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है विच स्टेट्स दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हमने उसको फोर्स अप्लाई किया उसके ऊपर, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा. कब तक? जब तक उसके ऊपर हम कोई भी फोर्स अप्लाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. तो अगर उस पूरी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर से मैं अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड वाली लाइन को अगर मैं कट कर दूं तो वो जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, वो एक इनर्शिया की डेफिनेशन बन जाती है. सो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ इनर्शिया. इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, किसी भी बॉडी की, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी अगर स्टेट में रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट में ही रहे, और अगर यूनिफॉर्म मोशन या फिर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे. तो जो प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ही रखती है या मोशन में है तो मोशन में ही रखती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स इनर्शिया. एंड द टर्म इनर्शिया का मतलब होता है अपोजिशन या रेजिस्टेंस टू चेंज. मतलब एक ऑब्जेक्ट है और ये मोशन में है, तो अपोजिशन जो कि इसकी इसको रेस्ट में नहीं आने दे रहा या इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होने दे रहा, तो वही अपोजिशन को हम कह सकते हैं इनर्शिया. दिस टर्म, ये जो इनर्शिया टर्म है, ये फर्स्टली मेज़र करी थी गैलीलियो ने एंड यूज़ भी करी थी गैलीलियो ने ही. अगर हम मास की बात करें तो मास किसी भी बॉडी का मेज़र होता है, मास के थ्रू ही किसी बॉडी का इनर्शिया मेज़र कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक एक ट्रेन है और एक बस है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें इनर्शिया मेज़र करना है तो बाय द हेल्प ऑफ मास ऑफ द बॉडी हम उसके इनर्शिया मेज़र कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं. एंड इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. तो दोनों में से बस का इनर्शिया कम होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रेन. अगर टाइप्स, इनर्शिया इज़ फर्दर कैटेगराइज इनटू
three types, that is inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. So what is inertia of rest? Inertia of rest का मतलब है मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे या उस ऑब्जेक्ट की उस टेंडेंसी को हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर एक पर्सन किसी भी बस के अंदर खड़ा है एंड जब वो बस स्टार्ट होती है एकदम से तो वो पर्सन बैकवर्ड की तरफ पीछे की तरफ फॉल कर जाता है, क्योंकि वो बस जो है वो आगे मूव कर रही है जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो बैकवर्ड फॉल कर गई। इस केस में क्या होगा, जब बस आगे मूव कर रही है तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मूव अलोंग विद द बस, मतलब उस पर्सन के जो फीट होंगे वो विद द बस, जबकि उसका अपर पार्ट है वो क्या रहेगा, कॉन्टिन्यू एट रेस्ट। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही उसको रखे, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब है किसी भी बॉडी की टेंडेंसी अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग, तो वो मोशन में ही रहे, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। नाउ थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, विच मीन्स दैट कि बॉडी की इनएबिलिटी कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना कर पाए खुद। जब तक जैसे कोई भी बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मूव कर रही है, मोशन में है, तो ये बॉडी अपने पाथ की डायरेक्शन को चेंज खुद ना कर पाए, उसी इनएबिलिटी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब जैसे कि चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन, सो वी विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ मोशन, जो कि किसने दिए थे? साइंटिस्ट न्यूटन ने। न्यूटन साइंटिस्ट ने 3 लॉज दिए थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, एंड फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। एंड फर्स्ट लॉ हमें क्वालिटेटिव डेफिनेशन बताता है फोर्स की, एंड फर्स्ट लॉ को हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि अगर इसके अंदर से हम सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट इस लाइन को कट कर दें तो ये इनर्शिया की डेफिनेशन को बताता है, दैट इज़ कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे और कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहे, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। इसीलिए हम फर्स्ट लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट कि जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज, इसको स्टूडेंट्स हम डिनोट करते हैं d/dt, क्योंकि ये हो गया रेट ऑफ चेंज और टाइम की बात हो रही है तो t हो गया किसका? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से। किसी भी बॉडी का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द अप्लाइड फोर्स, एंड फोर्स को डिनोट करते हैं हम कैपिटल F से। और इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। सो सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट कि रेट ऑफ change of linear momentum of a body is directly proportional to the applied force and change takes place in that direction, और जो भी change होगा वो applied force की direction के अंदर होगा। So ये जो proportionality constant है which is directly proportionality, इसको हटाने के लिए हम एक constant लगाते हैं that is k। So k is a constant of proportionality। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए देन दिस इक्वेशन बिकम्स F इज इक्वल्स टू dp/dt एंड P इज लीनियर मोमेंटम। नाउ व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें सो लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल p एंड इट इज़ डिफाइंड एज कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि विच मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, इट इज़ इक्वल्स टू द, हम कह सकते हैं मोमेंटम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, दैट इज़ मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो अगर हम p/v
अगर इस v को मैं नीचे ले आऊँ का ग्राफ प्लॉट करें तो वो हमें क्या देगा, मास। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम p से, मास को डिनोट करते हैं m से, एंड वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से। मास एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो मोमेंटम भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसके ऊपर हमने एरो हेड लगाया है। सो मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। सो ये जो इक्वेशन बन गई, अगर इस इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर करूँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी इज़ द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है अगर सी की वैल्यू 2 होती तो ये ओरिजिन से स्टार्ट इसका ग्राफ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 0, इट मीन्स इसका ग्राफ स्टार्ट होगा ओरिजिन से। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स, ऐसी कुछ इक्वेशन बन गई जो कि एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच का, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी, जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, एंड वी नो दैट p by v is equals to m, so this is the graph, this is the straight line for mass, जो कि एक कांस्टेंट है, बिकॉज आप देख पा रहे हो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे मोमेंटम भी बढ़ रहा है लीनियरली। सो स्लोप ऑफ दैट ग्राफ इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा, जो किसके बराबर है, m। यहाँ पे m क्या होता है, स्लोप, एंड c इज द इंटरसेप्ट। एंड SI यूनिट की बात करें तो मोमेंटम की जो SI यूनिट है, मास को हम kg में मेज़र करते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, तो मोमेंटम की जो SI यूनिट हो गई दैट इज़ kg मीटर पर सेकंड। एंड इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, kg को मीटर m से डिनोट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, मीटर जो कि लेंथ है तो l हो गया, और t अपॉन में है पर सेकंड, इसलिए t-1। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल p bar, b arrow. Now we again comes to the previous point, that is force is directly proportional to dp by dt. So अब यहाँ से आपको पता चल गया कि मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो टाइम के हिसाब से कभी भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 kg शुगर लेके आते हो सुबह, और जैसे जैसे टाइम बीतता है अगर आप उस शुगर को शाम को मेज़र करते हो तो टाइम के रिस्पेक्ट में उस शुगर की क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आया, उसका मास जो 1 kg सुबह था उसका वही 1 kg मास शाम को भी होगा, इसीलिए हमने इसको बाहर लिख लिया। एंड dv by dt, यू नो दैट कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं एसेलरेशन। एसेलरेशन को डिनोट करते हैं a से, एंड एसेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, एंड m इज़ अ मास, a इज़ अ एसेलरेशन। एसेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स भी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। और फोर्स की SI यूनिट अगर हम देखें तो मास को हम kg में डिनोट करते हैं SI सिस्टम में, एसेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स, और इस कंप्लीट को हम न्यूटन भी बोल सकते हैं जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। एंड डायमेंशन फार्मूला की बात करें तो kg को फंडामेंटल क्वांटिटी m से डिनोट करते हैं मीटर लेंथ के रिस्पेक्ट में, एंड टाइम अपॉन में है तो t-2, t-2, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। सो यूनिट्स ऑफ फोर्स की बात करें तो अगर एब्सोल्यूट सिस्टम, देयर आर टू यूनिट सिस्टम, दैट इज एब्सोल्यूट यूनिट सिस्टम एंड ग्रेविटेशनल यूनिट सिस्टम। एंड एब्सोल्यूट यूनिट सिस्टम में हम फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट SI सिस्टम एंड CGS सिस्टम। एब्सोल्यूट यूनिट सिस्टम में हमारे पास दो सिस्टम होते हैं। SI सिस्टम में तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, और अगर मास हमारे पास 1 kg हो जाए तो फोर्स हमारे पास 1 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इफ़ एसेलरेशन इज ऑल्सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन हम यहाँ से कह सकते हैं कि F फोर्स 1 न्यूटन, मास हो जाए 1 kg, एसेलरेशन हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 न्यूटन की वैल्यू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अगर CGS सिस्टम की बात करें तो CGS सिस्टम में मास को हम मेज़र करते हैं ग्राम में, एसेलरेशन को मेज़र करते हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। सो फोर्स इज इक्वल्स टू ग्राम
सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू डाइन। ये कंप्लीट क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी? डाइन के बराबर। मतलब फोर्स की अब ऐसा यूनिट न्यूटन नहीं होगी, अब कितनी होगी? डाइन। ठीक है, सो 1 डाइन कितने के बराबर हो जाएगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर, जब हम एब्सोल्यूट यूनिट सिस्टम की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन को यूनिटी लेके चलेंगे, जैसे अभी हमने लिया। लेकिन ग्रेविटेशनल यूनिट सिस्टम की बात करेंगे तब वहाँ हम एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर देंगे। जहाँ हम एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं, वहाँ हम एक्सेलरेशन की वैल्यू को g के बराबर मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल लेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशनल यूनिट सिस्टम, जिसको हम प्रैक्टिकल यूनिट्स भी बोलते हैं। So students, gravitational unit system is further categorized into two categories, that is SI system and CGS। बस इसमें इतना चेंज है कि जहाँ हम एक्सेलरेशन को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चल रहे थे, अब हम वहाँ एक्सेलरेशन को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके चलेंगे। सो इन SI सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स हमारे पास कितनी हो गई? kg फोर्स, किलोग्राम फोर्स और किलोवाट फोर्स। हमें पता है फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज F इज इक्वल्स टू ma। मास SI सिस्टम में होता है 1 kg में मेज़र करते हैं, और ग्रेविटेशनल यूनिट सिस्टम है इसीलिए एक्सेलरेशन को g के बराबर लिखेंगे, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैं ये लिख दूँ F इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 kg। सो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 9.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इतना डिफरेंस है। और फोर्स की यूनिट क्या थी SI सिस्टम में? न्यूटन। सो स्टूडेंट्स, 1 न्यूटन जो होता है वो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? न्यूटन। तो फोर्स हमारे पास यहाँ ग्रेविटेशनल में कितना आ गया? 9.8 न्यूटन। लेकिन SI सिस्टम के अंदर जो फोर्स की SI यूनिट होती है ग्रेविटेशनल यूनिट सिस्टम के अंडर, दैट इज किलोग्राम फोर्स। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि 1 किलोग्राम फोर्स कितने के बराबर आ गया? 9.8 न्यूटन के बराबर। सिमिलरली CGS यूनिट सिस्टम में जो मास होता है उसको ग्राम में मेज़र करते हैं। एक्सेलरेशन को 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर लिखूंगी, तो फोर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 ग्राम इंटू में 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि 9.8 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ गया। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है डाइन के बराबर। तो 9.8 डाइन वैल्यू आ गई हमारे पास फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट सिस्टम में, इसकी CGS यूनिट। और ग्रेविटेशनल यूनिट सिस्टम के अंदर जो फोर्स की CGS यूनिट सिस्टम में वैल्यू होती यूनिट होता है दैट इज ग्राम फोर्स। तो 1 ग्राम फोर्स कितने के बराबर आ गया? 9.8 डाइन, या हम कह सकते हैं 980 डाइन, क्योंकि 9.8 तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है, लेकिन सेंटीमीटर में है तो 980 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अगर हम रिलेशन देखें न्यूटन और डाइन में, सो फोर्स इज इक्वल्स टू ma। सो फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, मास 1 kg, एंड डाइन में हमें रिलेशन देखना है। और डाइन का मतलब क्या है कि ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस कंप्लीट को हम बोलते हैं डाइन के बराबर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg के अंदर 10⁻³ ग्राम होते हैं, 1 मीटर के अंदर 10⁻² सेंटीमीटर होते हैं, और सेकेंड टाइम सेम रहता है चाहे SI यूनिट हो चाहे CGS यूनिट, दैट इज 10 सेकेंड स्क्वायर। सो टोटल हो गया 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन होते हैं, और हम कह सकते हैं 1 डाइन के अंदर 10⁻⁻5 न्यूटन होते हैं। दिस इज यूज्ड न्यूमेरिकली फॉर कन्वर्जन ऑफ न्यूटन टू डाइन और डाइन टू न्यूटन इन न्यूमेरिकल्स। नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, व्हाट इज थर्ड लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट, सबसे सिंपल लॉ है दैट इज़ कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई बॉल है और हम उस बॉल को हिट करते हैं वॉल के ऊपर, तो वो बॉल वापस आती है हमारे पास, मीन्स हमने हिट किया, वो हमारा एक्शन था, और वो वहाँ से टकरा के वापस आई, वो उसका एक्शन है।
अपनी आप डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हो कि अगर आप किसी को एक थप्पड़ मार दो तो क्या वो सामने वाला चुप रहेगा? नहीं ना, वो भी एक की जगह चाहे दो दे, मतलब मारेगा जरूर। तो एवरी एक्शन, जो हमारा एक्शन था, हमने उसको थप्पड़ मारा, उसका भी रिएक्शन वहां से वापस आया। सो वी कैन से दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एंड FAB यहाँ पे डिनोट करता है फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड बॉडी ऑन बॉडी A, मीन्स फोर्स एक्सर्टेड बाय बी बॉडी ने किसके ऊपर फोर्स लगाया? ए के ऊपर। अगर मैं FBA लिख दूँ तो फोर्स बी बॉडी ने किसके ऊपर फोर्स लगाया? ए के ऊपर। और अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट FAB इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ FBA, मीन्स जो AB है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकेंड बॉडी बाय सेकेंड बॉडी ऑन फर्स्ट बॉडी, ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगा बी की वजह से। इसका मतलब है बी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा ए की वजह से। सो एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दोनों को जो फोर्स हो गए, मतलब एक बॉडी ने इस पे लगाया, दूसरी बॉडी ने इस पे लगाया, डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज किया है। तो इस बॉडी के लिए फोर्स ये हो गया, तो दूसरी बॉडी के लिए फोर्स ये हो गया। मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो गए लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज किया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये दो बॉडीज हैं ए एंड बी। तो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया जिसको हम ए बी से डिनोट कर रहे हैं, बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया दैट इज जिसको हम बी ए से डिनोट कर रहे हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन वी कैन राइट इट एज FAB इज इक्वल्स टू माइनस FBA एंड नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शंस आर अपोजिट। So this is all about basic of third unit, that is laws of motion and Newton's law of motions.